देखो भाई, कंटिन्यूस क्वेश्चंस लेंगे और प्रयास रहेगा हमारा जाने से पहले कल परसों और तरसों ये पूरे में क्वेश्चंस आपको एग्जाम वाले बोर्ड पर ही करा जाओ। 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास लेके रेगुलर, तो थोड़ा सा थ्योरी को रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस करते चलना, ठीक है भाई। हमें क्या करना होगा एग्जाम पेपर में कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जरूरी नहीं है कि मेथड से ही करें, जो भी विकल्प हमें उचित लगता है उसके अनुसार हम छोटे से छोटा रास्ता अपनाते हैं एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका था वैसे आपको, अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए, जैसे कि ये PDF है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की, अगर आपको चाहिए तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। वहाँ से आप ये PDF फोटोकॉपी वाले से निकलवा सकते हो। निकलवाने के बाद जैसे अब आप कॉपी पे सॉल्यूशन लिखते हो तो वहाँ क्वेश्चन लिखा आ जाएगा और ऑप्शन लिखे आ जाएंगे, उसका सॉल्यूशन आप उसी पेज पर लिख सकते हो। या फिर फोटोकॉपी वाले से ऐसा सेट करवा सकते हो जैसे पहले करवाते थे कि एक पेज पर कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 करवाया था ना शायद, एक पे 2 आ जाते हैं, तो वहाँ आप सॉल्यूशन कर सकते हो। वो आप देख लेना कैसे करना है, ठीक है। और हमारी PDF ये रहेगी और जो आपकी सीट की PDF है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, वो आप हमसे नीचे से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो बर्नौली, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था बर्नौली की, जब हमने पहचान बताई थी तो आप सॉल्यूशंस करते हुए चलेंगे साथ के साथ, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का, क्योंकि फिर बाद में आप ये कहोगे कि क्वेश्चन हमने पढ़ा तो था लेकिन क्या पढ़ा था हम समझ नहीं पाए। एक क्वेश्चन जब प्रथम कोटि और प्रथम घात का है, पुराने पेपर उठाए जाएं इन लास्ट 2 पेपरों को छोड़कर, तो या तो बर्नौली से या रैखिक से आपका एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस आता है, या तो बर्नौली से या फिर रैखिक से। जैसे कि सीट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपको, सीट में आप देख सकते हो बर्नौली या रैखिक से आपका एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस है। एमएससी एंट्रेंस का, सेट का, ये सारे एग्जाम दे रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सीट के अंदर आप देख सकते हो। अब देखो बर्नौली की कल मैंने आपको पहचान बताई थी, तो बर्नौली की पहचान पता है क्या आपको, dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन मिलेगा किसका बोलो, y का, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी x का फलन मिल सकता है px, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा बोलो, qx, और यहाँ पर क्या मिलता है डेरिवेटिव f'(y). बोलो कोई समस्या। हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिलेगी, हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिलती है जिसका अवकलन कहाँ पर प्रेजेंट हो, आगे प्रेजेंट हो। हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जिसका डेरिवेटिव कहाँ पर प्रेजेंट हो, आगे प्रेजेंट हो, तो ये जो पहचान होती है वो किसकी होती है बोलो, बर्नौली की पहचान होती है। हमें ना तो उसमें पहचानना है ना इसमें पहचानना, हमें तो इसमें पहचानना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिलेगी, संख्या मतलब फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसका डेरिवेटिव कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आगे प्रेजेंट होगा, जिसका डेरिवेटिव कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आगे प्रेजेंट होगा। और इसको जब लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके लिए जो सबसे बड़ा काम होता है, उसके लिए लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए f(y) को आप किसके बराबर मानते हो, v के बराबर मानते हो। वैल्यू ऑफ f(y) को आप किसके बराबर मानोगे, v के बराबर मानोगे, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f'(y), फिर कितना हो जाएगा बोलो, dy/dx, और बराबर में कितना हो जाता है बोलो, dv/dx। पहले हमारे पास परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y था, अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, v हो जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और अब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, x है। तब ये आपकी अवकल समीकरण जो है वो इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, ये जो आपकी अवकल समीकरण है वो इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, f'/dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dv/dx के, किसके हो जाएगा बोलो, dv/dx के, और ये प्लस का f(y) की वैल्यू v के बराबर है, तो ये हो जाएगा px, x का फलन है, इनटू में क्या हो जाएगा बोलो v, और बराबर में कितना हो जाएगा बोलो, qx। अब मुझे बताओ क्या ये अवकल समीकरण प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण है क्या, प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण है क्या। प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण की पहचान होती है कि b की पावर कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ भी b की पावर कितनी है 1। अगर b की पावर प्रत्येक पद में 1 हो या फिर हो ही नहीं तो कैसी हो जाती है, वो रैखिक हो जाती है। तो किस किस में रैखिक है, b में और x में। x स्वतंत्र चर है और b आपका कैसा चर है,
परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये बी में कैसी समीकरण हो जाती है, रैखिक। तो जब कभी भी बर्नौली का कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो आईएफ पूछता है तो वो बर्नौली का ही केस होता है, या फिर एग्जैक्ट में आईएफ पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो भी बर्नौली का ही केस होता है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से हम पावर देखते हैं, y की पावर 1 है या y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ y की पावर कितनी है, n है। सेकंड ग्रेड में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब सेकंड ग्रेड में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन किस प्रकार है, एक बार ऐसे पूछा गया था कि ये जो अवकल समीकरण है ये रैखिक अवकल समीकरण बनेगी कब, जब n का मान, ये जो अवकल समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण बनेगी कब, जब n का मान 0 और 1 हो, n का मान 0 और 1 के बराबर ना हो, n का मान केवल 1 हो, n का मान केवल 0 हो। ऐसे 4 ऑप्शन। बताओ क्या होगा। अगर मैं n का मान 0 रख दूं, 0 रख दिया तो देखो y की पावर 1, y की पावर 1 यहाँ है ही नहीं, तो कैसी हो गई, रैखिक हो गई। अगर n का मान 1 रख दूं तो भी y की पावर 1, y की पावर 1 और y की पावर 1, तो भी कैसी है, रैखिक है। कैसी है, रैखिक है। तो n का मान 0 और 1 लेने पर, n का मान 0 और 1 लेने पर ये बर्नौली अवकल समीकरण किस में परिवर्तित हो जाती है, रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। एक बार तो सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया, और एक बार ये पूछा गया है कि इसमें क्या प्रतिस्थापित किया जाए कि ये किस में परिवर्तित हो जाए, बोलो रैखिक अवकल समीकरण में क्या हो जाए, परिवर्तित। तो बोलो किसका डिवाइड करोगे यहाँ पर, y की पावर n का। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो इसमें अब हम डिवाइड कर देंगे किसका, बोलो y की पावर n का। तो y की पावर n का डिवाइड करेंगे यहां से, तो y की पावर n का करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा px, और बराबर में कितना हो जाएगा qx। अब कैसा रूप, बोलो बर्नौली। कैसा रूप हो गया, बोलो बर्नौली। और ये बर्नौली हो जाता है तो बर्नौली के लिए जो px का जो गुणांक होगा इसे ही किसके बराबर माना जाएगा, बोलो v के बराबर माना जाएगा। तो इसको किसके बराबर मानोगे आप, v के बराबर। तो देयरफॉर y की पावर 1 माइनस n को आप किसके बराबर मानोगे, v के बराबर मानोगे, और v के बराबर मानने पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, रैखिक अवकल समीकरण में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साथ के साथ, क्योंकि बाद में आपको फिर देखना पड़ेगा, बात के लिए फिर छोड़ना मत, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही सब कुछ याद आता चला जाएगा। हाँ हमने पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था, और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाते हो। प्रैक्टिस ही किसी भी व्यक्ति को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। हाँ, फिर रैखिक के हिसाब से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात के रैखिक अवकल समीकरण को आप, प्रथम कोटि और प्रथम घात के रैखिक अवकल समीकरण को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वो करके रखना 630 क्वेश्चन ये, और 150 से 200 क्वेश्चन जब मैं टेस्ट लूंगा उसमें, ठीक है, 700 क्वेश्चन। एक बाहर चलो जाए तो हम यहाँ खड़े हैं। हाँ बस, आप तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको रैंक के लिए पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। जब रैंक के लिए पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये है। अब बच्चा कहा है कि पहले जैसे जो कि करें, एक कहावत होगी, सुनी हो तो कभी, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, सुनिए कि उतने पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी सौर हो। लेकिन एक कहावत ये भी होता है कि अगर व्यक्ति ऊंचाइयों वाले सपने देखेगा तो ऊपर तक ना पहुंच सके तो कहाँ तक पहुंच जाएगा, आधे तक पहुंच जाएगा। अब उसको पता है कि भाई मेरी सौर इतनी है, पैर नहीं जा सकते, लेकिन वो सोचता है कि भाई मैं सौर बढ़ा भी सकता हूँ, तो बढ़ानी भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको हमेशा सपने ऊपर के ही देखो, हाँ कम से कम आधे तक पहुंच जाओगे। कहने का मीन ये है, आप पहली रैंक के लिए पढ़ो, पहली ना तो 10वीं बन जाएगी, 10वीं ना तो 100वीं बन जाएगी, सिलेक्शन तो श्योर होगा ही होगा। अब आप सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाए, हमारे 40% आ जाए या 50% आ जाए, 45% आ जाए, तो फिर समस्याएं हो जाती हैं। पहली रैंक के लिए तैयारी करो, इतने तैयार हो जाओ कि हाँ भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्फिडेंस ही नजर आना चाहिए। जो भी आपसे मिले आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, सामने वाले में कम हो, और कॉन्फिडेंस के साथ ही एग्जाम पेपर में बैठो, क्वेश्चंस को सीक्वेंसली सॉल्व करेंगे आराम से। हो गया।
अभी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये अवकल समीकरण है, समघात है, ये अवकल समीकरण है, कैसी है, समघात है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए और अगर ऑप्शन छोटे हो, ऑप्शन कैसे हो, छोटे हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। फिर भी अब अगर ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मेथड से सॉल्व करने के लिए ये है समघात। कैसी अवकल समीकरण है, बोलो, समघात। अब समघात की पहचान मैंने आपको बताई रखी है ऑलरेडी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, x की पावर 2 y की पावर 2, दो है यहाँ, x की पावर 1 y की पावर 1, ये भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये कैसी हो गई, बोलो, होमोजीनियस। होमोजीनियस हो गई तो यहाँ से ये dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, बोलो, 2xy। ठीक है भाई, ऊपर 2 घात का, नीचे भी कितने घात का, 2 घात का। ठीक है भाई, जब समघात अगर आपको दिखाई दे और समघात को मेथड के द्वारा अगर आपको सॉल्व करना, या फिर ऑप्शन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अब इसे समघात को सॉल्व करते हो तो मैंने आपको बता रखा है कि y बराबर कितना मानते हो, vx, और dy बाई dx इक्वल टू कितना मानते हो, v प्लस x dv बाई dx। यही तो होता है। एक बार x का अवकलन करेंगे v बचेगा, प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे dv ओवर dx बचता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें एग्जाम पेपर में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो सीधा मैंने आपको याद करा रखा था कि भाई y जहां दिखाई दे, y के स्थान पर कितना रख देंगे, v, और जहां x दिखाई दे उसके स्थान पर कितना रख देंगे, 1। सीधा एक स्टेप की बचत हो जाती है, क्योंकि x कॉमन आएगा, x क्या हो जाता है, कट जाता है। ये हम सुविधा के लिए यूज करते हैं, ये मत कहना कि ये होता है, ये होता नहीं, सुविधा के लिए, क्योंकि वो क्या कट जाता है, x कट जाता है। x रहेगा नहीं तो x के स्थान पे क्या रख देंगे हम, 1, और y के स्थान पे v, और dy बाई dx के स्थान पे ये केवल किसके लिए यूज करते हो आप, सुविधा के लिए। क्योंकि हमें अगर मेथड से भी करना है तो मेथड से भी तो जल्दी होना चाहिए, विधि से तो कर ही रहे हो तो मेथड से भी करते हो तो वो क्या होना चाहिए, जल्दी। अब देखो जैसे अगर हम वैसे ही करते y बराबर vx रखते तो हम स्टेप यूज करते हैं। देखो ये रखा मैंने कितना, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है, और x के स्थान पे हो गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, हो गई कैलकुलेशन नीचे। अब b वाले पदों को कहां ले जाओगे, दूसरी साइड, क्या लगाओगे, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो b वाले पदों को उधर ले जाओ, ये बच्चा x, ये बच्चा dv अपॉन dx, इसको उधर ले जाओ, एलसीएम कितना आएगा, 2b आएगा, तो ये बच्चा 1 प्लस v स्क्वायर, ये जाएगा माइनस का b, और माइनस का b का माइनस का 2b स्क्वायर। अब ये स्पीड जो है कैलकुलेशन माइंड में बढ़नी चाहिए, ये तो हमें पता ही आता है। अब वहां आप पहले लेके जाओगे फिर करोगे पश्चांतरण, जबकि माइंड में ही हो जाना चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का b स्क्वायर लिखना था। अब देखो b वाले पद अलग हो जाते हैं, तो देखो b के साथ तो b जाएगा, तो ऊपर तो क्या गया, बोलो, 2b अपॉन, और ये 1 माइनस v स्क्वायर, और ये कितना है, बोलो, dv है, और इधर की साइड जाएगा dx और नीचे आ जाएगा x, ये क्या गया, dx, और नीचे क्या आ गया, बोलो, x आ गया। ठीक है, अब b वाले पद अलग हो गए, x वाले पद अलग हो गए, क्या कर दिया आपने, समाकलन। अब समाकलन किया तो देखो इसका अवकलन कहां पर प्रेजेंट है, ऊपर, लेकिन b स्क्वायर का अवकलन होगा माइनस का 2b, माइनस का 2b, तो माइनस का आएगा तो माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, 2b ऊपर है, ये इसको t मानते हो तो 1 अपॉन t का समाकलन कितना होता है, log t, तो ये हो गया हमारे पास log 1 माइनस v स्क्वायर। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो जहां माइनस हो उधर की साइड में log c मान लो, तो इधर की साइड मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट log c मान लिया, और ये कितना हो जाएगा, बोलो, log x हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये वाली संख्या किधर जाएगी, उधर की साइड, और log से log हट जाएगा। अब देखो log इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, log m प्लस n कितना होता है, log mn, तो ये कितना हो गया, बोलो, 1 माइनस v स्क्वायर, और इसका इंटू किससे हो जाएगा, x से, और log से log हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर c। अब देखो y की वैल्यू,
v की वैल्यू किसके बराबर है, v की वैल्यू किसके बराबर है, कहीं ये मत रख देना v की वैल्यू y है, ये तो सुविधा के लिए, ये तो सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, y अपॉन x होती है। तो ये हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x, और ये बराबर में c। x आपका एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो कितना हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। अगर हमें मेथड से भी करना है तो जल्दी होना चाहिए, कैलकुलेशन माइंड में ही होनी चाहिए ज्यादातर। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर हम मेथड से कर रहे हैं तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। पर दूसरा मैंने कल इसको किससे कराया था, ऑप्शन से। कल मैंने क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को किससे कराया था, ऑप्शन से। और फिर एक समघात वाला एग्जैक्ट से भी हो जाता है, डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं एक बार और रिवाइज कर दूंगा जब एग्जैक्ट का क्वेश्चन आएगा। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अब देखो वाई ऑप्शन करते, तो पहले इसको लिख लो फिर वाई ऑप्शन बताता हूं। विकल्प तो होने ही चाहिए, विकल्प नहीं हुए तो काम नहीं चलेगा। फिर बच्चा ये कहता है सर पूरे क्वेश्चन ऑप्शन से है ही ना, रे पेपर में हमें समय लग रहा है। प्रैक्टिस होती तो जल्दी भी हो जाते। और मैं तो नहीं कहता कि सभी क्वेश्चन आप ऑप्शन से करो, हो सकता है किसी का ऑप्शन बड़ा हो तो नहीं रख पाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मेथड। और मेथड यूज तो कर लेंगे लेकिन मेथड में भी समय नहीं लगना चाहिए, मेथड की भी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं एग्जाम पेपर के अंदर। अभी 2022 के भी क्वेश्चन आएंगे, 23 के भी आएंगे सेकंड ग्रेड के, जब आपको मालूम चलेगा कि इतने आसान आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। एक 2011 का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, कोर्ट के आदेश के द्वारा दोबारा हुआ था, तो शायद वो स्पेशल एजुकेशन का मान लो, चाहे वो दोबारा सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके बाद। फिर कहा सॉल्यूशन इनके का जो भटकते डोले कि सब सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। अब सॉल्यूशन मिल गया तो बड़ा मिल रहा है और हमें जल्दी करना है। सुविधा पे ध्यान रखे करो, बिना सुविधाएं काम ना चले। जितना शॉर्ट सॉल्यूशन करेंगे, जितनी शॉर्ट की आदत डालेंगे करने की, जितनी जल्दी करने की आदत डालेंगे, उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये हमेशा याद रखेंगे आप। अब देखिए 156 को अगर आप किससे करते, ऑप्शन से करते। क्यों करते, क्योंकि आप ऑप्शन से करना जानते। अब चूंकि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 1, और अवकल समीकरण की कोटि 1 है, तो इसमें कितने स्वेच्छा चराएंगे, 1 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस यूज करते हैं, और ऑप्शंस में मैंने कल एक चीज बताई आपको, क्या बताई, किसी को हो सके तो अकेला छोड़ो। अगर नहीं छूट पाता है जब अलग बात है, लेकिन छूट जाता है तो हम उसे क्या छोड़ेंगे, अकेला छोड़ेंगे। तो पहला ही ऑप्शन उठा लिया, तो अकेला छोड़ेंगे तो x का डिवाइड कर देंगे, तो ये बच्चा x माइनस सी, और ये वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बोलो, x, और ये हो गया बराबर में कितना, 0। अब इसका कर देते हैं हम क्या, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ऑप्शन में लिख भी लेना, ये चीजें याद आती हैं ज्यादातर। अगर सी अकेला रह जाता है तो सी को कैसा छोड़ेंगे, हम अकेला छोड़ेंगे। बात को लिख लेना, क्योंकि बाद में आप पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं रहता है, फिर कहीं दूसरे अकेला छोड़ दें, जबकि हमें किसको अकेला छोड़ना है, सी को अकेला छोड़ना। अब कर देते हैं इसका एक्स सापेक्ष, तो कितना होगा 1 माइनस सी। पहले तो 1 अपॉन एक्स का करो, कितना होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो किसका हो गया बोलो, ये प्लस का। सी का कितना हो जाएगा बोलो, 0। अब दूसरे केस में वाई स्क्वायर का अवकलन करो, बोलो कितना होता है, 2y अपॉन एक्स, फिर कितना हो जाएगा बोलो, dy अपॉन dx बराबर में कितना हो गया, 0। अब ये अवकल समीकरण हमारी बननी चाहिए थी। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर आपका लघुत्तम आएगा और dx आएगा, तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा ना, एक्स स्क्वायर dx और ये वाई स्क्वायर dx, ये आ गया हमारे पास कॉमन। अब चूंकि यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2xy, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2xy dy बराबर 0। तो देखो ऊपर वाली अवकल समीकरण बन गई पहले ऑप्शन से, और पहले ऑप्शन से ही बन जाती है, तो उस केस में हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, पहला ही हो जाता है।
पहले ही ऑप्शन से बन जाती है, तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाता है बोलो, पहला ही हो जाता है। ठीक है भाई। अब चूंकि इस वाले क्वेश्चन में भी आप चाहते तो और भी जल्दी कर सकते थे। देखो अगर मैं इसका अवकलन करता तो कितना आता, 1, इसका आता dy/dx, और ये आता 2y प्लस 2x dy/dx। तो क्या ये बन रही थी कि, क्योंकि ये किसमें x² और y², तो इसमें x² और y² आता ही नहीं। इनका अवकलन करते तो क्या ऑप्शन थर्ड का अवकलन करने पर x² और y² आ सकता है क्या, देखना ऑप्शन थर्ड का जब आप अवकलन करते हो तो x² y² आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसमें क्या बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x बनेगा, इसमें भी x² और y² नहीं आ सकता, क्योंकि c अकेला है, यहाँ पे भी c अकेला है। जहां पर c अकेला है तो उसका सीधा अवकलन 0 हो जाता है। अब वहां तो हमने x को नीचे भेजा था, तो इस कारण मल्टीपल में x² बन गया था। अब यहाँ c अकेला, इनका अवकलन करेंगे तो ये एक एक ही बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं आ सकता, अवकल समीकरण में क्या चाहिए, x² और y²। तो तीसरा ऑप्शन वैसे ही ऑलरेडी खत्म हो गया, चौथा ऑलरेडी खत्म हो गया। फिर जैसे आप पूछते हो कि भाई हम कैसे करें कि ऑप्शन भी हम पहले ही लें, हमें क्या पता, हम तो तीसरे लेते, तो कुछ ऑप्शंस को हमें देखना भी पड़ता है कि सी अकेला, इनका अवकलन करेंगे, यहाँ x² y² बन रहा है, इनका अवकलन करेंगे तो कभी x² y² नहीं बन सकता। इसका अवकलन करूंगा तो 2x हो जाएगा, सी अकेला है क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, तो सी ऑटोमेटिकली विलोपित हो रहा है, तो यहाँ x² y² नहीं बन सकता। अब इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, x - y हो जाएगा, तो यहाँ भी x² y² नहीं बन सकता। तो वैसे भी आप डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज करके ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते थे, फर्स्ट लगा सकते थे, क्योंकि x का डिवाइड करने के बाद यहाँ पर भी x² - y² नहीं बनता है। ठीक है भाई, आ गया समझ, लिख लो इसको, ऑप्शन का यूज इसमें लिख लेना कि हमें c को क्या रखना होता है, ज्यादातर अकेला। अगर c अकेला रहना चाहे तो हमें c को कैसा रखना होता है, अकेला रखना होता है। ठीक है भाई, जैसे जब कभी टाइम मिल जाए, भूल भी जाते हो, तो डबल की स्पीड में एक बार और वीडियो सुन लेना, उससे सारी चीजें फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी, किसको अकेला छोड़ना है और किसको दुकेला करना है। ठीक है, बढ़े आगे। विकल्प हमारे पास जो शॉर्ट होगा वो यूज करेंगे। आप करते इससे, मैं करता, अगर हम एग्जाम पेपर के अंदर होते तो हम इसका यूज करते। यहाँ देखते, अरे अच्छा इसमें x² y² है, इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, हो गया आंसर, बात खत्म। मैंने तो ये भी नहीं की कैलकुलेशन, ऐसे ही आपको करना होगा पेपर के अंदर। और ये 2 4 5 क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस आती नहीं, तो 600 700 क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी, ये तो सीधी बात है। बढ़े आगे, और सब मिक्सअप में, ऐसा नहीं किया मैंने कि सेपरेट सेपरेट कर दिए, सब मिक्सअप में, क्योंकि एग्जाम पेपर के अंदर सब कुछ मिक्सअप में मिलता है, आइडेंटिफाई आपको करना होता है कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन। बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट फॉर बेस्ट, आगे की तरफ देखो। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है क्लेरो का। अब हमने कैसे पहचाना है क्लेरो का है, और कभी भी जब अवकल समीकरण का हल आए, 2 चीजें ध्यान रख लो। अगर हमारे पास p² दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, p का स्क्वायर। पहले तो एक चीज पहचानो कि हम कैसे पहचाने कि क्लेरो का, अगर नाम नहीं दिया है तो, ठीक है। पहले तो क्या दे रखा है, p का स्क्वायर, क्या दे रखा है, p का स्क्वायर। p का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि p का जो मान होता है वो होता है आपका कितना, dy/dx। कोटि कितनी हो गई, 1, यानी कि ऑर्डर हो गया 1, और इस पे p² है तो डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर कोटि 1 और डिग्री 1 से ज्यादा हो तो उस केस के अंदर ज्यादातर एग्जामिनर क्लेरो का पूछेगा, या फिर कहेगा कि इसका विचित्र हल क्या है, विचित्र हल क्या है। अगर द्विघात में पूछता है तो विचित्र हल b² = 4ac होता है, या फिर वो अनवलोप होता है, p के सापेक्ष अवकलन कर दो और दोनों से p का विलोपन कर दो, तो हमारे पास विचित्र हल आ जाता है। अब इसने पूछा विचित्र हल नहीं कहा, इसने कहा है कि इसका कैसा हल है, सामान्य हल है, या फिर व्यापक हल है, या फिर जनरल सॉल्यूशन है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x + a p² + x + y p - y = 0। अब देखो हम फिर आंसर से पहचानते हैं। अब हमारे पास जो क्लेरो की जो पहचान होती है, किसकी पहचान, क्लेरो की। तो क्लेरो की जो पहचान होगी, क्लेरो की पहचान क्या होती है बोलो, क्लेरो की पहचान होती है y = px प्लस फंक्शन ऑफ p।
ये होता है क्लेरो का रूप, y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये क्लेरो का रूप होता है। और क्लेरो का जो रूप होता है और इसका जो हल होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्लेरो, p के स्थान पर केवल कितना रिप्लेस कर देते हैं, c, और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c। p को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, c से रिप्लेस कर देते हैं, p रिप्लेस बाई c, और p को जैसे ही c से रिप्लेस कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास हल। अब इसको थोड़ा सा पहचान लें, y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c, 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 चारों सेम प्रकार से लिखे हुए, चारों किस प्रकार से लिखे हुए, सेम। तो यानी कि एक चीज तो आप पहले से माइंड में फिक्स कर लेंगे सॉल्यूशन को देख करके, क्लेरो का है, किसका है, क्लेरो का है। अब एक क्लेरो का है, p में द्विघात समीकरण है तो डेफिनेटली इसके गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, गुणनखंड। ये क्लेरो की फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इसे सबसे पहले हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लेरो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके करेंगे अब गुणनखंड। क्या करोगे आप, इसके गुणनखंड। तो कभी आपने फैक्टर किए हैं, कभी पास्ट में फैक्टर किए हैं, फ्यूचर में करने की इच्छा है और वर्तमान में है करना है, तो कब होगी, मर जाएंगे। जाओ मर के कहाँ जानो है, ऊपर। जीवन कई को लियो है, मरवे को पी स्क्वायर है ना, अच्छा स्पेस स्क्वायर नहीं, ये था हमारे पास। देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, सीधा फैक्टर कर दो। देखो एक्स पी स्क्वायर कितना है बोलो, एक्स पी स्क्वायर एक्स पी, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो माइंड में, फिर मैं बता रहा हूं, पी को कहां भेजना है, पी का फलन किधर जाएगा, अलग होगा। पी का फलन अलग करना है तो देखो कोई पी का फलन है का जो प्रॉपर अलग पढ़ो, देखो ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्रॉपर रूप से अलग है तो उसको कहां भेज दूं, राइट हैंड साइड। कोई काम का ही नहीं है, ये काम का नहीं है। तो अब हमारे पास कितना बचा यहाँ से, बाई पी माइनस के बाई और प्लस का एक्स पी, और ये हो गया वाई पी माइनस का वाई, और ये हो गया हमारे पास कितना, ए माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक ये है, क्या है, क्योंकि डेफिनेटली इसके फैक्टर होंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पर प्लस नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जिससे माइनस कॉमन आ जाए। ठीक है भाई, उसी अनुसार आंसर बनेगा। अब देखो अगर यहाँ पर प्लस होता, क्या होता, प्लस, जब ये प्लस का चिन्ह होता तो प्लस का बाई बनता, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बोलो, एक्स पी। कभी कभार एग्जाम पेपर में जैसे इस बार कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन गलत आए, 7 से 8 क्वेश्चन। अब मेथड से नहीं हो पा रहा, सॉरी ऑप्शन से नहीं हो पा रहा तो मेथड से करेगा बच्चा। अब मेथड से भी नहीं हो पा रहा तो दिमाग तो खराब होगा ही होगा, और फिर वो क्वेश्चन के नंबर मिलने ना है और वो छूटेगा, और 80 तक हमें पहुंचना और 10 उसमें से वैसे गलत हो गए तो काम कैसे चले। तो प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए फिर भी। अब देखो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया तो भाई फैक्टर होगा, सीधी बात है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स पी, तो कितना बचा बोलो, पी प्लस 1। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, वाई, तो ये कितना बचेगा बोलो, पी प्लस 1, और ये कितना है बोलो, माइनस का ए पी स्क्वायर। अब मुझे तो पी वाले जितने भी पद है वो कहाँ भेजने, इधर की साइड भेजने। तो देखो ये पी वाले सभी की सभी पद हमें कहाँ भेजने, इधर की साइड भेजने। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक बात याद रखनी है कि ऑप्शन अगर मुझे हटाने होते तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते। ये किस में आ रहा है, माइनस का सी एक्स, और ये माइनस का सी एक्स आ रहा था, और आपको पता है कि ए सी स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, ए सी है, यहाँ ए पी स्क्वायर बना है ना उस हिसाब से। लेकिन इसमें भी गलती है अभी भी। अब गलती क्यों है, क्योंकि बाई बराबर पी एक्स आना चाहिए। तो यानी कि या तो ये नेगेटिव हो, ये कैसा हो, नेगेटिव हो। जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो इसे नेगेटिव करने के लिए ये तो आपका माइनस का ही रहेगा। अब यहां से हमारे पास ये वाला चिन्ह माइनस का होगा,
कौन सा चिन्ह माइनस का होगा, ये वाला माइनस का बाई पी। अब देखो जब माइनस का बाई पी लेते हो तो यहाँ तो जैसे गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम पेपर में ही आया था, गलती आया था, माइनस का बाई पी और ये क्या हो गया माइनस का बाई, वो माइनस का ही है, माइनस का बाई पी है। अब यहाँ से माइनस का बाई पी है तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बोलो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, p प्लस वन, तो p प्लस वन का चला जाएगा भाग, तो कितना होगा बोलो एक्स पी माइनस का ये कितना बचेगा y माइनस का ए पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस वन। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो y तो चला जाएगा इधर, पी एक्स आपका इधर है ही, और इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा बोलो पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस वन। ये कैसी फॉर्म हो गई बोलो, क्लेरो की फॉर्म हो गई, और क्लेरो की फॉर्म हो गई तो इसका जो हल हो जाएगा वो अब आपका क्या हो जाएगा बोलो, y बराबर सी एक्स प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस वन। और क्वेश्चन को सही कर लेना है ना, वहां माइनस नहीं होकर वहां माइनस होगा, ये माइनस है वो माइनस था ही ऑलरेडी, बीच में माइनस और आएगा, समझ में आई ना बात। यहाँ सी एक्स आएगा ना कि माइनस का सी एक्स, दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए थे, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा था ए पी स्क्वायर, यहाँ देख लिया करो यहाँ क्या बन रहा है ए पी स्क्वायर, तो पी वाला फलन उधर जाएगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना है ए सी, वैसे ही आंसर लगा दोगे कैलकुलेशन ना करते हुए, बस समझ में आ रही है ना। अगर हमें जल्दी आंसर लगाना है तो बिना एक्स और वाई के फलन वाला पी का फलन देख लो, तो कितना बन रहा था ए पी स्क्वायर, तो डेफिनेटली उधर की साइड ए सी स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ ए सी स्क्वायर है, यहाँ ए सी स्क्वायर है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी है, दो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ए सी स्क्वायर वाला ये है और ए सी स्क्वायर वाला ये है, लेकिन यहाँ माइनस का सी एक्स है और यहाँ प्लस का सी एक्स है, जबकि हमारी क्लेरो की फॉर्म होती है पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, क्लेरो की फॉर्म होती है पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी। अगर एग्जाम पेपर में अब ये क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि पहले देखेंगे शकल को, इसकी को देखेंगे पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, तो माइनस वगैरह एक बट्टे दो कुछ लग रहा हो तो वो सीधे काट देंगे, दो बचेंगे, फिर जो कांस्टेंट बचा हुआ है पी वाला उसको देख लेंगे ए पी स्क्वायर है कि ए सी स्क्वायर है, फिर उस हिसाब से सीधा हम क्या लगा देंगे आंसर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं पढ़ेंगे स्वयं करेंगे क्वेश्चंस तो आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन जब एक टीचर बताता है आपको ट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है ऐसी भी हो सकती है, उससे आपका स्तर जो है वो लगातार इम्प्रूव होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हम कम बता पाएँ, हो सकता है फिर इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप खुद का अपना स्वयं का भी मेथड बना सकते हो कि भाई इससे भी आसान कर सकते हैं, सर ने बताया हम तो सर से भी आसान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेना है इसको, है ना। हाँ, पहले तो कहा है 16% नंबर आ जाए, 12% नंबर आ जाए मैथ में, तो 2% आ जाए, वे भी नौकरी कर रहे हैं। अब तो 40 और 35 तो चाहिए ही चाहिए जब ही नौकरी करेगा। एक वो चला था, मैंने तो पढ़ा था जब, एक मैसेज चलता था कि एग्जाम कुछ ऐसा ही था, भूगोल में है गोल और ये पढ़ाएंगे भूगोल, मतलब 0 था उनका नंबर, नेगेटिव में नंबर थे, हाँ माइनस कुछ था, और उसके बाद जैसे कि वो लगे थे उस टाइम, तो क्या है कि वो तो अलग अलग होता है, वो तो पोस्टें खाली भी चली जाती तो अगले उसमें जुड़ जाती हैं, और भाई 40% कर दिया तो इससे क्या बच्चों को समस्याएं हो रही हैं, और खासकर तो मैथ का, तो मैथ का या तो 3 घंटे होना चाहिए, 3 घंटे में आराम से कर देता है, तो या फिर 3 घंटे नहीं हो पाता है तो 2.5 घंटे का रहे तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करना चाहिए, या फिर तुम्हें प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी अगर इसी स्टैंडर्ड से बनना है तो अब जो गवर्नमेंट की मंशा है कि अगर मैथ का भी टीचर आए ना तो ऐसा है बहुत ही शानदार, जो क्वेश्चंस देखते ही करे ये है, तो इस वजह से क्या प्रैक्टिस आपको कंपलसरी हो गई है। हाँ भाई, किसका समीकरण है, पहचान लो, पहचान लिया, y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, देखो यहाँ क्या हो गया 4x, यहाँ कितना हो गया 4x, खत्म।
y बराबर 4x, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, अब देखो ये पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, अब y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, ये वाली टर्म आपकी क्या हो गई, बन गई। ठीक है, अब इन दो में से एक आंसर है। अब यहां से हम सीधा मान लेते हैं जैसे ये वाई स्क्वायर है तो क्लेरो ही बननी चाहिए थी। अब क्लेरो की पहचान होती है y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, अब y के स्थान पर वाई स्क्वायर, y के स्थान पर क्या है, वाई स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ v मान लूं, क्या मान लूं, v, तो v बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, तो क्लेरो किस में बन गई, v में, तो वाई स्क्वायर को किसके बराबर मानना पड़ेगा, v के बराबर मानना पड़ेगा, और ये फॉर्म बन जाती है। अगर मेथड से करते हो तो वाई स्क्वायर को किसके बराबर मानना पड़ेगा, v के बराबर मानना पड़ेगा, और ये फॉर्म आपकी बन जाती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यहीं से पहचानेंगे कि हमें किसको किसके बराबर मानना है। तो वाई स्क्वायर को किसके बराबर माना आपने, तो v में क्लेरो बनाएंगे। अब देखो ये हो जाता है हमारे पास 2y dy बाई dx, अब dy बाई dx, और ये हो जाएगा dv ओवर dx। बोलो कोई समस्या, क्लेरो का एक दिन मैंने पूरा वीडियो पढ़ाया था तो देख लेना है ना। अब देखो इसको तो कहते हो आप स्मॉल p, क्या कहते हो, स्मॉल p, इसको मान लेता हूं मैं सपोज कीजिए कैपिटल p, क्या किया इसको मैंने माना है। अब स्मॉल p से कैपिटल p में और b में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अब यहां से हमने y की वैल्यू मानी है तो स्मॉल p का मान यहां रख दो, तब समीकरण से, तब किससे बोलो, समीकरण से। अब समीकरण से तो देखो y माइनस 2x, अब 2x p की वैल्यू बोलो कितनी है, कैपिटल P अपॉन 2y, कैपिटल P अपॉन 2y, बोलो कोई समस्या, प्लस a y p स्क्वायर, p स्क्वायर का मान बोलो कितना होगा, p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, और बराबर में कितना है बोलो, 0। हमने स्मॉल p से किस में बदल दिया, कैपिटल P में, और y से किस में बदल दिया, b में। अब ये b में और x में क्लेरो बननी चाहिए, किस में बननी चाहिए, b में और x में क्लेरो बननी चाहिए। अब देखो b और x में जब क्लेरो बनाएंगे, अब इसका लघुत्तम बोलो कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये 4y स्क्वायर आएगा, ये 4y स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फॉलो, अच्छा 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 अच्छा, ये कितना आएगा, 4y स्क्वायर, एक y से आपका एक y कैंसिल हो गया, ये 4y स्क्वायर हो गया, यहां से 2 कैंसिल हो चुका है, ये कितना हो गया बोलो, px, अरे ये क्या करना है मुझे बोलो, y से कर दो, किसी से कर दो, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू हमें v भी तो रखनी है ना। तो देखो ये तो हमारे पास बनेगा y स्क्वायर, ठीक है, ये y स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये कितना बनेगा, बढ़ा दिया मैंने, 22 से गुणा कर दिया सीधे, ना 22 से गुणा कर दिया, पर नीचे y तो ज्यादा आ रहा है, नीचे क्या ज्यादा आ रहा था, y, तो y से गुणा कर दिया, y स्क्वायर हो गया, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, px, बन गया px, क्योंकि px बनाना था, y स्क्वायर को किसके बराबर माना आपने, b के। अब देखो यहाँ से ये प्लस है, ठीक है, एक y से गुणा किया, y से y कैंसिल, तो कितना होगा बोलो, ए पी स्क्वायर अपॉन 4, y से y कैंसिल हो चुका है, और बराबर में कितना है, 0। अब y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बोलो, वैल्यू ऑफ y स्क्वायर v के, तो v बराबर, इसको उधर भेज दो, px हो गया, और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 1/4 ए पी स्क्वायर, कैसा रूप बोलो, क्लेरो रूप हो गया। अब क्लेरो का रूप हो गया तो इसका हल जो होगा, इसका जो हल होगा तो कितना हो जाएगा, v, और v का मान किसके बराबर माना था आपने, y स्क्वायर के, p के स्थान पे केवल कितना यूज करना है, c, और माइनस का 1/4 ए सी स्क्वायर, माइनस 1/4 कितना, ए सी स्क्वायर, बोलो कोई समस्या। हम तो क्वेश्चन की शक्ल देख के पहचान लेते हमें क्या मानना है, समझ गए नहीं समझे।
और यही चीज़ हमें चाहिए। अब वहाँ रटना पड़ता है कि ऐसा आएगा तो हमें वो मानना होगा। अब हमें ये नहीं पता वाई स्क्वायर बराबर वी मानना है कि एक्स स्क्वायर बराबर यू मानना है। वो तो क्वेश्चन को देखो, उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करें। नीचे क्यों माना वाई स्क्वायर बराबर वी, क्यों माना? ये पी एक्स फॉर्म नहीं है, ये पी एक्स नहीं है, ये है, ये है। यहाँ वाई स्क्वायर बनना है तो वाई स्क्वायर बराबर वी होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कोई भी जब सी एफ पूछा जाएगा तो आप तो 6 को सर्किल करेंगे। किसको? 6 को। इसके गुणांक को क्या बनाएंगे? 1। अब 6 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है बोलो? प्लस माइनस 1 का, प्लस माइनस 2 का और प्लस माइनस 3 का, जबकि और प्लस माइनस 6 का भी। ठीक है, जबकि यहां पर देखते हो आप तो यहां पर कितना है? 4 4 4। चूंकि 4 का डिवाइड 6 में नहीं जाएगा तो ये 3 ऑप्शन कैसे हो गए? खत्म खत्म खत्म, और आंसर हो गया हमारा। बात खत्म। तो गुणनखंड करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं, क्योंकि 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा। 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, अतः 4 मूल नहीं है। 4 क्या नहीं है बोलो? मूल नहीं है। और वैसे करते तो 1 2 3 निकल रहे हैं इसके फैक्टर। वैसे इसके जो फैक्टर हैं वो क्या निकल रहे हैं बोलो? m के जो मान है वो 3 निकल रहे हैं। m बराबर 1 2 और 3। तो जब m के मान होते हैं तो बराबर में 0 हो तो CF ही पूर्ण हल देता है। C1 e की पावर मूल x, C2 e की पावर दूसरा मूल, C3 e की पावर तीसरा मूल। बोलो कोई समस्या? वैसे करना है तो ऐसे होगा और ऐसे करना है तो ऐसे हो। ये आसान लगा कि ये आसान लगा? देखिए फैक्टर ये तो जाएगा नहीं, बात खत्म कर दी। तो सीधे सीधे मूल निकल रहे ना, पूर्णांक में वैसे मूल निकल रहे थे। तो जिस दिन आपको पेपर में चतुराई करना आ गया तो आप चतुर बन जाएंगे और सिलेक्शन भी हंसते हंसते ले जाएंगे। चतुर नहीं बनो, चतुर मास्टर है। तो बच्चा ने दुखी रखे करो खुशी। पढ़ावे को काम नहीं है, खेलो है। मेहनत तो खूब करे वो, अब काम ही है। बच्चा खुश रहे करेंगे आते। पचपन में से 48 पास हो गए, तो भाई 7 कैसे फैले गए? अच्छा अच्छा, हो गया ना क्वेश्चन, बढ़े आगे। बढ़ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखो। ऑप्शन में तो ये है कि सीधा ऑप्शन से करते हो, जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं तो इनका अवकलन करने में कोई कठिनाई नहीं है। सी कैसा है? सी कैसा है? अकेला है, तो सी का सीधा ही क्या हो जाएगा? विलोपन। तो अगर सी अकेला हो तो हम ऑप्शन का उपयोग करेंगे ज्यादातर। किसका? ऑप्शन का, क्योंकि सी को विलोपित करने में हमें कोई समस्या नहीं होती। अदरवाइज इसे बर्नौली से करना पड़ेगा। किससे? बर्नौली से। देखो ऑप्शन का उपयोग करते हो तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लेंगे बाई विकल्प। तो इसका अपलन करेंगे, कितना आएगा? ई वाई और ये वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स, इसका अपलन होगा 3x स्क्वायर।
अब 3x², तो यहां से आप एक चीज भी देख सकते हो, यहां पर कितना आ रहा था x², और इसका अपकलन करोगे तो ये आएगा 3x² और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा x²। जबकि यहां भी 3 से 3 क्या कर रहा है, कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहां पर e की पावर x है और यहां पर e की पावर माइनस x है, और यहां से ये 3x² आएगा, जबकि x² का गुणांक कोई है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और यहां से जब इसका अपकलन करेंगे तो ये x² आ रहा है और ये आपका ex आ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो इसका जब अपकलन करते हो तो ये कितना बचा बोलो, x², कितना बचा x², और c का क्या हो गया बोलो 0। अब e की पावर y को उधर भेज दो, तो देखो y डैश बराबर कितना आ गया, e की पावर x तो था ही, e की पावर माइनस y जाएगा, तो ये माइनस का y हो गया, और ये x² हो गया, और ये कितना हो गया बोलो, e की पावर माइनस y हो गया। क्या बन गई अवकल समीकरण ही बन गई। तो पहला ही क्या हो गया बोलो, आंसर हो गया। दूसरे से करो, दूसरा मैचअप नहीं होगा, तीसरा तो वैसे ही खत्म हो गया, 3x² बन रहा था। फोर्थ को देख लो, फोर्थ से मैचअप नहीं होगा, क्योंकि e की पावर माइनस वाई का करेंगे माइनस आएगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो फिर वो e की पावर y बन जाएगा, और जबकि यहाँ क्या चाहिए, e की पावर माइनस y चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये e की पावर माइनस x आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो जाता है। अब मेथड से करके बता देता हूँ। अब ऑप्शन से अगर सी अकेला हो तो सीधो ही कहा कर देंगे अवकलन, चारों ऑप्शन उनको देख लेंगे कौन सा मैचअप है। फ्रेंड थोड़ी सी शकल की तरफ भी देख ले करो, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक 1 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, फिर इसका गुणांक कितना e की पावर x है, यहाँ माइनस x है, ये खत्म हो जाएगा, और फिर e की पावर माइनस y है तो इधर जाएगा तो e की पावर y हो जाएगा, और यहाँ e की पावर माइनस y में दे रखा है। तो ऑप्शंस का भी उपयोग करना आना चाहिए। अब मेथड से करा दो, ये बर्नौली है या नहीं है देखो। अब आप कैसे पहचानेंगे बर्नौली है, चरों का पृथक्करण लग रहा है, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण ये कहता है कि x वाले पद अलग हो जाएं और y वाले पद क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। तो देखिए चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अजय यहाँ से कॉमन कितना आएगा, e की पावर माइनस y, तो e की पावर माइनस y कॉमन आएगा तो उधर की साइड जाएगा, उधर की साइड जाएगा तो कितना हो गया e की पावर y, और ये कितना हो गया dy। अब इधर की साइड क्या बचा, e की पावर x, और ये प्लस का कितना बचा x², और dx को मैंने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, और दोनों का क्या कर दिया मैंने, समाकलन। अब इसका समाकलन कितना होगा बोलो, e की पावर y, इसका समाकलन e की पावर x, इसका समाकलन x³/3, और समाकलन नेतांक c। बताओ मेथड से भी टफ रहा क्या, नहीं रहा, बट हमें याद आना चाहिए कौन सा मेथड है। ऑप्शन का उपयोग करना क्यों सिखा रहा हूं, कि बाय द वे मेथड भूल जाते हो तो हमारे पास एक विकल्प ऐसा भी तो हो जिससे हम 2 नंबर भी तो ले सकते हैं विकल्प के द्वारा। ठीक है, अब हम मेथड भूल गए और हम विकल्प से करना जानते ही नहीं, 2 नंबर तो हम कभी ले ही नहीं सकते, ये है ना, क्लियर रूप नहीं बन रहा। बनका बर्नौली में कन्वर्ट हो सकता था, e की पावर y उधर जाता, लेकिन बर्नौली में नहीं हो रहा, रैखिक ही है, सॉरी चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एक स्टेप में ये था, एक स्टेप में ये था, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते। ये मेथड, ये ऑप्शन, ये मेथड ऑप्शन, क्योंकि जब प्रैक्टिस करें ना क्वेश्चन पे तो हमें एक ऑप्शन का विकल्प भी होना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन से हो जाए, और हो सकता है ऑप्शन से टफ पड़ रहा है तो मेथड आना चाहिए, दोनों विकल्प। अब बच्चा प्रॉपर ऑप्शन के भरोसे चलोगे तो डूबेगो, और प्रॉपर मेथड के भरोसे चलोगे तो डूबेगो। हमें तो स्पीड मेंटेन करनी है स्टैंडर्ड को देखते हुए। ठीक है, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को देखो, x का अवकलन कितना होता है बोलो, और y का अवकलन कितना होता है बोलो, dy। अब यानी कि चरों का क्या हो गया, यहां पर भी पृथक्करण हो गया, चरों का क्या हो गया, पृथक्करण। तो dx प्लस dy के नीचे कौन आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। अब इसका कर देंगे हम क्या, समाकलन। इसका समाकलन कितना होगा बोलो x, इसका कितना होगा बोलो माइनस y,
इसको मान लेंगे टी, तो ये आ जाएगा log x प्लस वाई। अब चूंकि अगर हमारे पास लॉग में कोई भी वो चीज हो, यानी कि लॉग में अगर हमारे पास आंसर निकल रहा हो, तो हम कांस्टेंट जो है आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादातर क्या मानते हैं, लॉग में ही मान लेते हैं। तो लॉग सी, क्या मान लिया आपने, लॉग सी। लॉग एम प्लस एन कितना होता है, लॉग एम एन। और फिर लॉग को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा सी, और ये कितना हो जाता है आपका x प्लस वाई हो जाता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सेकंड ऑप्शन मैच हो जाता है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मैच हो जाता है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन से करते तो फिर इनका अवकलन करना पड़ता ऑप्शंस का, और सी को क्या करना पड़ता आपको, एलिमिनेट। ठीक है भाई, बढ़े आगे। बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर वेस्ट। हाँ जी, कॉस का अवकलन करते हो तो माइनस का साइन, और साइन का अवकलन करते हो तो कॉस। तो माइनस आगे आ जाएगा, एक बार ओमेगा और दूसरी बार भी ओमेगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और यही संख्या बन गई। यहाँ भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो यही संख्या का मान कितना है, वाई। तो कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर में आएगा, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बताओ सॉल्व कराने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, कराऊं, करा दे। देखो इसका दो बार अपकलन कर देते हो तो ये बनेगा वाई डैश, ये बनेगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बनेगा वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हो जाएगा तो ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, साइन का हो जाएगा कितना बोलो, कॉस ओमेगा टी। ए कॉमन नहीं आएगा आपका, ओमेगा टी, और दूसरा हो जाएगा वी साइन ओमेगा टी। अजी वैल्यू किसकी है बोलो, वाई की, ओमेगा स्क्वायर वाई, उसको उधर ले जाओ, वाई डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाए। क्या हो गया, कैसे घबराहट सी है रही है, हो गया ठीक है। मतलब कहने का मीनिंग है कि आप किसी बच्चे को मिल जाते हो तो आपके घबराहट नहीं होनी चाहिए, सामने वाले की है जाएगी, ऐसा आपको तैयार होना है, समझ गए। एग्जाम हॉल के अंदर भी आप बैठे हैं तो चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पंखा नहीं हो, फिर भी पसीना नहीं आना चाहिए। तो ऐसी नौबत नहीं आए कि भर जाड़े में पेपर दे रहे हैं सेकंड ग्रेड को और बच्चा को पसीना टपक रहा हो, पेपर देख कर रही है ना रो, तो वो स्थिति डेवलप नहीं होगी। वो मेहनत करो, आप सफलता मिलेगी। हाँ, मैंने देखा था भी उस दिन बारिश भी थी, शायद थोड़ी बहुत सर्दी काफ़ी थी, तो बच्चा की सेकंड ग्रेड के पेपर है देख के पसीना आ गए, भरी सर्दी में घबराहट होने लग गई थी। वो स्थिति डेवलप नहीं हुई। बढ़े आगे, ये तो सीट में है, सीट में मैंने डाल रखे क्वेश्चन सारे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन की शक्लें भी देखे करो थोड़ा बहुत, अगर ऑप्शन से करना चाहते हो कि मेथड से, ऑप्शन से करना चाहते हो तो सी को सेपरेट करेंगे, अकेला छोड़ेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। मेथड से करना चाहते हो तो मेथड के लिए माइंड में दो चीज याद रखो, बर्नौली बनेगा या रैखिक। अब बर्नौली और रैखिक बनाने के लिए पहले तो बाई की पावर काउंट कर ले करो, बाई की पावर कितनी है, 3,
और y की पावर 3 है तो dy बाई डी एक्स में बनता है। अगर मेथड से करना है तो dy बाई डी एक्स में तो अपॉन में आएगा तो रैखिक बन ही नहीं सकता, तो किस में बनाना पड़ेगा इसे, dx ओवर dy में। x की पावर कितनी है यहाँ पर देखो 1 है, x में रैखिक बन सकता है, पावर अन्य गिने करो, y की पावर ज्यादा है और x की पावर 1 है तो x में क्या बन सकता है, रैखिक प्रथम कोटि और प्रथम घात का, अगर मेथड से करते हो तो। ठीक है भाई। अब देखो dx ओवर dy निकालेंगे तो y का नीचे डिवाइड जाएगा, तो देखो dx ओवर dy, ये तो चला गया ऊपर, ये आ गया इसके नीचे और y जाएगा अब इसके नीचे, तो कितना आएगा बोलो, x के नीचे आ जाएगा y और ये कितना बचेगा बोलो 2y स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे बताओ ये आ गया dx ओवर dy, अब बोलो x की घात कितनी है, एक ही है ना, ये आ गया माइनस का x अपॉन y और ये बराबर में कितना है बोलो 2y स्क्वायर। ठीक है। अब ये y है, ये क्या है बोलो y है, अब ये किस में रैखिक है बोलो, x में, और ये x में रैखिक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का है। अवकलन कितनी बार है, घात भी कितनी है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का है, तो x में रैखिक है तो इसका IF निकलता है, क्या निकलता है IF, और IF बराबर होता है e की पावर pdx, लेकिन ये किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा e की पावर pdy। तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है बोलो 1/y dy, इसका हो जाएगा बोलो e की पावर माइनस का log y, और log y यानी कि माइनस ऊपर जाएगा तो y इनवर्स, एंटी लॉग से log हट जाएगा तो y इनवर्स का मीन हो जाएगा 1/y। जब ये 1/y हो गया तो हमारे पास पूर्ण हल क्या होता है बोलो, पूर्ण हल होता है आपके पास कितना, अब y इंटू IF होता था, यहां पर कितना है x, तो कितना आएगा बोलो x इंटू IF इक्वल्स टू q इंटू IF। अब चूंकि वहां dx आता था, चूंकि यहाँ dy है तो क्या आ जाएगा dy आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा c। अब x इंटू IF का मान कितना है बोलो y, q का मान कितना है 2y स्क्वायर, कितना है बोलो 2y स्क्वायर, इसका मान कितना है 1/y, ये कितना है बोलो dy और ये प्लस का कितना है c, y से y कैंसिल और y का समाकलन कितना होता है y स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से कितना हो गया बोलो x अपॉन y बराबर कितना हो गया बोलो y स्क्वायर प्लस का कितना c, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, मेथड से हो गया, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना y स्क्वायर प्लस का c और इनटू में कितना y, थर्ड ऑप्शन। ये तो हो गया मेथड से, और ऑप्शन से करना चाहो तो c को अकेला बनाओ और c का मतलब अवकलन करने के बाद विलोपन कर दो। कौन सा वो, ये बर्नौली नहीं है तो रैखिक है ना, x में बर्नौली क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ ये x, यहाँ x स्क्वायर होता, यहाँ कितना होता x स्क्वायर होता, फिर x स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ता है जब बर्नौली बनती। बर्नौली कब बनती है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिलती है जिसका अवकलन आगे प्रेजेंट हो, यहाँ तो x का y स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, और x कैसा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता। अगर यहाँ x स्क्वायर होता ना तो डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन करते y के सापेक्ष तो 2x dx ओवर dy आता। ये तो x में रैखिक है, y से मुझे कोई मतलब नहीं, जब y में रैखिक होता है तो हमें x से कोई मतलब नहीं होता। अब ये y में रैखिक है, सॉरी ये x में रैखिक है तो y से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन से बताना है, ऑप्शन से आपको करने की इच्छा है, इसके बाद ठीक है अजी ऑप्शन से करने की इच्छा है। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, देखो पहले तो जैसे भूल गए ना आप, देखो याद करा देता हूँ मैं आपको dy बाई डी एक्स, और एक क्वेश्चन आता हो रहा है इस पे एग्जाम पेपर में देख भी रहे हो, ये होता है x का फलन, किसका फलन, और ये होता है y, और ये बराबर होता है ये भी किसका फलन होता है कोई भी x का, क्या ध्यान दे लो।
कोटि कितनी है इसकी, प्रथम कोटि और प्रथम घात का कैसा समीकरण है, रैखिक। प्रथम कोटि और प्रथम घात का रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कैसी इक्वेशन है, लीनियर। देखो इधर देखो, देखो यहाँ y की पावर कितनी है, 1, यहाँ y की पावर कितनी है, 1, और ये कोई भी x का फलन हो सकता है। तो इसे हल करने के लिए हमें निकालना पड़ता है IF। क्या निकालना पड़ता है, IF। ये x का कोई भी फलन हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन y की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो IF होता है e की पावर, ये जो p होता है उसका x हिसाब से फलन किया जाता है। या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसी के रेस्पेक्ट में होगा। और फिर जब इसका पूर्ण हल लिखा जाता है ना, तो पूर्ण हल जो होता है इसका वो होता है आपका y इंटू IF, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y इंटू IF, और इधर की साइड से आता है आपके पास q इंटू IF इंटू dx, और ये प्लस का कितना c। ये होता है y वाले केस के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर हमारे पास अवकल समीकरण ऐसे होती, कैसे होती, ऐसे होती, कैसे, ऐसे, dx ओवर dy। अब ये किसका फलन आएगा बोलो, y का। अब ये किस में रैखिक होगी बोलो, x में। ये किसका फलन आएगा बोलो, y का। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब इसका IF बोलो कितना होगा, e की पावर PD वाई, और फिर पूर्णल लिखेंगे। पूर्णल क्या होगा फिर बोलो इसका, अब y के स्थान पे क्या आएगा, x इंटू IF, और यहां से कितना होगा बोलो, q इंटू IF, फिर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और ये प्लस का c। बोलो कोई समस्या, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये विधियां होती हैं, और ऑप्शन का उपयोग करके करो। चलो ऑप्शन, कुछ समय बाद अगर 1-2 साल और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपकी जिंदगी एक ऑप्शन की तरह बन के रह जाएगी। यह चीजें भूल मत जाइयो। तो ऐसा काम करियो मत, एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, एक ही टारगेट, एक ही बार में सिलेक्शन। और सिलेक्शन भी हल्का पतरा नहीं, खूब दमदारी वाला, अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, हाँ जी। कांस्टेंट को अकेला छोड़ो, देखो x के नीचे कौन आया, y, और माइनस का वाई स्क्वायर भी किधर आ गया, इधर ही आ गया, और बराबर में कितना बच गया बोलो, c। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ जी, x का कितना हो जाएगा 1, तो 1/y, तो ये हो जाएगा माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y डैश, और ये कितना हो जाएगा बोलो 2y, फिर ये y डैश बराबर में कितना 0। अब देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, नीचे से y स्क्वायर आएगा, तो ये कितना बचेगा y माइनस का x, ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो y डैश बराबर में 0। अब देखो यहां से क्या आया है बोलो x प्लस 2y क्यू, सॉरी 2y क्यू हो जाएगा, x प्लस 2y क्यू, ये माइनस है ना, माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस हो गया, x प्लस 2y क्यू, और dy बाई dx, और बराबर में कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो यही बन गया हमारे पास। और कल भी मैंने कराया था ये क्वेश्चन, आपको कुछ याद आ रहा हो, पहले ऑप्शन से y4 बना था, क्या बना था y4, और इससे y क्यू बनेगा, y डैश बराबर कितना बन जाता है y। सभी को चेक कर सकते थे। इससे हमारे पास जब हमने पहला चेक किया था तो पहले में y4 बन रहा था, तो वहां पर हमारे पास y4 ही आया था, तो एक कम करना था तो y क्यू वाला आंसर लगा दिया था, फिर हमने थर्ड, कल याद आ रहा हो तो कुछ भी। ठीक है, ये ऑप्शन से है, ये किससे है आपका ऑप्शन।
ये किससे? ऑप्शन। ठीक है, कैसे भी करो पेपर के अंदर साम दाम दंड भेद, और आज के ज़माने में तो दाम की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई थी से पेपर में, राजस्थान में तो खास है। और दंड को तो काम ही ना है, दाम और भेद जाके पास है या फिर जिसके पास नॉलेज है वो ले सकता है। नॉलेज भी थोड़ी बहुत ना चाहिए, बढ़िया चाहिए स्टैंडर्ड वाली, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पेपर बनावे चुन चुन के क्वेश्चन लेके बच्चा कर नहीं पावे और जाके पास पेपर पहुंच जावे वो आसानी से कर लेवे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेहनत के बलबूते पे लेना तो प्रैक्टिस, पर प्रैक्टिस से ये है कि जैसे कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आने वाले भविष्य में आप स्वयं भी एक अच्छी टीचर बन के निखर सकते हो। अब प्रैक्टिस ही तुम्हारी कमजोर है तो कैसे निखरेंगे? ये तो कर लिया होगा सभी ने, लिख लिया होगा, लिख लिया, बढ़े आगे। ऑप्शन वाला सी को पहले अकेला बनाओ, उसके बाद उसका अवकलन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में और सी को एलिमिनेट कर दो। कल थोड़ा सा टाइम लेके आना, क्योंकि कल हम थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे, कल और परसों इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। दो लंबी का मतलब 2 से 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की कम से कम, क्योंकि मतलब एक में 2 भी बच सकते हैं, क्योंकि फिर छुट्टियाँ करेंगे संडे से 5-6 दिन की, और कुछ खा पी के नाश्ता वास्ता करके अच्छे से जब आना। ठीक है, पंजोकी के मास्टर कल 8 बजे आ सकते हो ना? तो 8 बजे आ जा, 6 बजे तू तो आ जाएगा, हम तो ना आ पाएंगे भाई 6 बजे हैं, सुबह 8 बजे, 8 बजे हैं, ठीक है 8 बजे आ जाना, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, देखो अगर भूल जाते हो क्या होगा बंद कर दे, कोई ना, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है फिर कल करा। जैसे y बराबर x, आवाज जी भी, जैसे हमें याद होता है कि CF का एक भाग होता है y बराबर x यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर कितना हो? 0 हो, लेकिन हमें याद नहीं और एग्जाम पेपर में हम क्या कर गए? भूल गए। क्या कर गए? भूल गए। तो भूल गए तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या रख देंगे? y बराबर x। तो देखो y डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1, और y डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या कर देंगे? अगर भूल जाते हो तो सीधा मान रख दो। समझ में आई बात? अगर भूल जाते हो, जैसे रट रखा है कि भाई y बराबर एक्स CF का एक भाग होता है, कब? जब p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अब देखो 2 बार अवकलन इसमें रखेंगे ना, अब हम मान, तो मान रख दीजिए, तो ये क्या इतना हो जाएगा? बोलो 0। ये हो गया p, dy बाई डी एक्स का मान हो गया 1, q, और y का मान कितना है? बोलो x, और बराबर में कितना है? 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ गया? बोलो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। मतलब चीजें कठिन कुछ नहीं है, चीजें कठिन कुछ नहीं है, बस समझने का नजरिया है, वो आपको कैसे समझना। समझ में आ गई ना बात? ये जरूरी नहीं होता कि हमें रटा हुआ हो, ना भी रटा हुआ हो 1 प्लस पी प्लस क्यू आ जाता, 1 माइनस पी प्लस क्यू आ जाता। ऑप्शन में ही तो मान रखने, उठा के रखना होता है इसको, क्योंकि इसका हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो रख लो इसको। 12 बजे तक क्लास ले लेते, 1-2 क्वेश्चन और करा देते। तुम्हें जंग थोड़ी ना लड़नी है, तो कुश्ती उश्ती में जानो, कहीं नहीं जाना ना। कहीं के आटे के संग जंग लड़नी। अच्छा अच्छा, तो जी खाने के लिए रहा है व्यक्ति और किसके लिए जी रहा है भाई? जिस दिन खाना बंद उस दिन जीना भी बंद। बढ़ जाऊंगा कि हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछा है इसका? पीआई। और इसका जब पीआई पूछा है तो कल हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, आपको कुछ याद आ रहा हो? -2 किया था कि प्लस -3? -3 किया था, और ये -3 किया तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, -3। ठीक है। अब पीआई निकालने के लिए जब ई की पावर में हो, किस में हो? बोलो ई की पावर में हो, तो फॉर्मूला बता देता हूं।
कि 1/FD e की पावर में अगर कोई भी मान पूछा गया है आपसे ax, तो सीधा d के स्थान पर कितना रिप्लेस करेंगे आप, a रिप्लेस कर देंगे, बशर्ते जबकि एफ ए जो है वो किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, पहली चीज। तथा एक पीआई का फॉर्मूला ये होता है कि भाई 0 हो जाए तो, जैसे कि मान के चलो ये d माइनस ए की पावर r होती, कितनी होती, r होती, और कैसे होती, ऐसे होती। अब देखो a रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा, a माइनस ए बराबर 0, पावर कितनी, r, जितनी पावर उतने ही x आएंगे और उतने ही फैक्टोरियल आएंगे, और e की पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाता। ये तो हो गया भाई मेथड, यानी कि फॉर्मूले e की पावर x में। और e की पावर x में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो एग्जामिनर तो हम मेथड का यूज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को 4 प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे, एक नहीं, दो नहीं, अपितु मैं 4 प्रकार से इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो ये तो एक मेथड हो गया। अब देखो सबसे पहले इसके करेंगे हम फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर। 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1, तो यानी कि पीआई जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास d माइनस 2 और d माइनस 1, d माइनस 1 और कितना, d माइनस 2, और e की पावर कितना है बोलो, x है। अब बताओ इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो इसमें 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, जबकि इसमें रिप्लेस करने पे 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये d माइनस 1, ये 1 माइनस 2 और e की पावर x। अब देखो इसकी पावर कितनी है, 1, अब जितनी पावर उतने x ऊपर लगा दो, फैक्टोरियल 1 लगा दो, और 1 माइनस 2 माइनस का माइनस बच रहा है, माइनस e की पावर कितना है, x, तो कितना हो गया बोलो, ये माइनस का x e की पावर x। ये तो तरीका नंबर हो गया फर्स्ट, तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर दूसरा ऑप्शन, तरीका नंबर तीसरा 1/d माइनस अल्फा QX वाले फॉर्मूले से, और उसमें भी 2 प्रकार से कर सकते हो, एक तो पार्शियल से, आंशिक विभाजन से तोड़कर, और एक डायरेक्ट। उनसे भी कराऊं, बताओ आओ तो करा दूं। तो पहले तो तरीका ये हो गया मेथड से। ना वो तो आप सोच सकते हो कि भाई विकल्प भी तो चुनने के तरीका होने चाहिए। ठीक है, ये है पहला, वो वहां तो केवल आपको एक ही चीज सिखाई जाती है, अदर कोचिंगों में पढ़ते हैं तो भाई ये मेथड है, या तो कर लियो, आ जाए तो कर दियो, ना हो तो वो देख। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एक दो क्वेश्चंस के विकल्प भी हो सकते हैं, हमें कैसे करना होता है वो डिपेंड करता है। हाँ भाई बढ़े आगे। दूसरा मेथड, अगर आपका पीआई लगाने में कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पाए तो एक फॉर्मूला लगाना जो मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल लगाने में कोई फॉर्मूला नहीं लग पाए तो रैखिक फैक्टर में, लीनियर फैक्टर में वो फॉर्मूला आपको लगाना होता है, अगर कोई नहीं लग पाए तो। ठीक है भाई, तो देखिए दूसरा बताता हूं मैं ना। बता दें, मेथड नंबर सेकंड देखो, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ फॉर्मूला भी है। मेथड नंबर कौन सा, सेकंड। आपसे पूछा जाता है, ये नीचे लीनियर फैक्टर होता है d माइनस अल्फा, और यहां होता है QX। अब देखो यहां माइनस है तो बाहर आता है प्लस का, किसका आता है, प्लस का, और अंदर किसका आता है बोलो, माइनस का। और जो Q होता है, Q को ऐसे लिख दिया जाता है, और dx। अगर रैखिक फैक्टर हो रहे हो और कोई भी पीआई पूछा हो, इसी से मतलब नहीं है, कोई भी पीआई पूछा हो, लीनियर फैक्टर हो रहे हो, तो इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ग्रेड में एक बार तो ये सीधा ही फॉर्मूला पूछा गया था। मैंने क्या कहा, यहां माइनस का अल्फा हो तो बाहर किसका आएगा, प्लस का, और अंदर किसका, माइनस का, QX dx। ठीक है भाई। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था,
अब इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक तो d-1 और एक हो रहा है d-2, और इधर की साइड में क्या है e की पावर x, qx का मान कितना है e की पावर x। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो देखो pi कैसे निकलता, pi, ठीक है, pi निकलता ऐसे, नीचे आ रहा है कितना बोलो d-1, और कितना आ रहा है बोलो d-2, और यहां से बोलो कितना है e की पावर x। अब यहां से भी इसे दो प्रकार से कर सकते हो, यहां से भी इसे कितने प्रकार से कर सकते हो, दो प्रकार से। अब दो प्रकार से कैसे, अब जो जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी जल्दी लगे उस हिसाब से कर सकते हो। सबसे ज्यादा इजी तो यही पड़ा, फिर इसको भी मैंने दो प्रकार से, जरूर नहीं कि e की पावर में ही आ जाए क्वेश्चन, दूसरे में आ जाए तो उसके लीनियर फैक्टर हो जाते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है एक तो ऐसे ही करके बता देता हूं। पीछे कौन है d-2, यहां कितना अल्फा का मान -2, -2 है तो बाहर कितना आएगा +2x, कितना आएगा बोलो e की पावर 2x, इंटीग्रेशन अंदर किसका आएगा बोलो -2x इंटू q का मान कितना है बोलो e की पावर x, और इंटू में कितना है बोलो dx, e की पावर -2x और e की पावर x, तो कितना बचेगा e की पावर -x, और e की पावर -x का समाकलन कभी पढ़ा है क्या, e की पावर -x का समाकलन कितना होता है बोलो -e की पावर -x। कोई समस्या। अब देखो ये बच्चा, अब हमारे पास कितना d-1, अब कांस्टेंट यानी -1 का तो होगा नहीं, तो -1 कहां गया बाहर आ गया। अब 2x -x कितना बचा, फिर से e की पावर x, e की पावर x बचा। अब यहाँ फैक्टर कितना है -1, जब -1 है तो बोलो बाहर किसका आएगा प्लस का, बाहर किसका आएगा प्लस का 1x, अंदर किसका आएगा बोलो माइनस का 1x, और इनटू में qx का मान कितना है बोलो ex, और कितना हो जाएगा बोलो dx। अब देखो ex से ex कैंसिल, और 1 का समाकलन x होता है, x होता है, तो ये हो गया माइनस का x e की पावर x। क्या आंसर आया था, वही आया था। दूसरा तरीका, यहां लिख लेना मेथड सेकंड में, अगर रैखिक फैक्टर हो रहे हो e के स्थान पर कोई भी मान हो तो इस विधि से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रैखिक फैक्टर में अगर कोई भी मान हो, लीनियर फैक्टर्स में है ना, रैखिक गुणनखंड में कोई भी मान हो तो इस विधि से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को इस मेथड से हल कर सकते हैं। इस मेथड से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। हल कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना होता तो और कैसे कर सकते थे इसे, यहां से भी हम इसे दो, एक तो ऐसे कर सकते हैं, यहां से दूसरे प्रकार से और कर सकते हैं।